तो रक्त समूह के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप। इसके पहले हमने बताया था रक्त के का संगठन, कंपोजिशन, जिसमें प्लाज्मा है, रक्त कणिकाएं हैं। उसके बाद रक्त ग्रुप, ब्लड का समूह क्या है। देखो, रक्त वर्ग या रक्त समूह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप क्या है? 1900 ईस्वी तक किसी का रक्त किसी को दे दिया जाता था। कोई दुर्घटना हो गई, किसी को रक्त की जरूरत पड़ गई, तो किसी का ब्लड, ये माना जाता था कि हर मनुष्य का ब्लड एक ही जैसा है। 1900 ईस्वी तक इसकी धारणा थी कि सबका खून, सबका ब्लड एक ही जैसा है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर उनका नाम था। कार्ल लैंडस्टीनर जर्मन वैज्ञानिक थे। कार्ल लैंडस्टीनर ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन देश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई मनुष्यों का अलग अलग रक्त मिलाया तो देखा कि कुछ लोगों का रक्त मिलाने पर ठीक है, कुछ लोगों का रक्त मिलाने पर रक्त थक्का जम जाता है। तो इन्होंने ये समझा कि नहीं, निश्चित रूप से रक्त में कोई ऐसी चीज़ है जो सबका समान नहीं है। तो इन्होंने निरीक्षण करना शुरू किया, परीक्षण करना शुरू किया, टेस्ट करना शुरू किया, और अपने टेस्ट के आधार पर इन्होंने 1901 ईस्वी में देखा कि लाल रक्त कणिकाओं, कोशिका है, हमने अभी बताया था, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एंटीजेन। एंटीजेन या और ऑग्लूटिनोजेन, ये दोनों नाम याद करोगे। ऑग्लूटिनोजेन एक पदार्थ है, एग्लूटिनोजेन, दोनों नाम है, एंटीजेन या ऑग्लूटिनोजेन, एंटीजेन। ये कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर या आरबीसी पर पाया जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं पर। और ठीक इसी तरह से प्लाज्मा में एंटीबॉडी या ऑग्लूटिनिन, इसको और एग्लूटिनिन ऐसे लिख सकते हैं। एग्लूटिनिन दो पदार्थ हैं, ये पाया जाता है प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा का देखा कार्ल लैंडस्टीनर ने कि प्रत्येक मानव में निरीक्षण जब करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि मनुष्य के लाल रक्त कणिका की सतह पर एक पदार्थ पाया जाता ऑग्लूटिनोजेन या एंटीजेन, और प्लाज्मा में तो ऑग्लूटिनोजेन दो प्रकार के उन्होंने देखा। ऑग्लूटिनोजेन दो प्रकार के, ए एंड बी, ये दो। अच्छा, उन्होंने क्या देखा कि किसी व्यक्ति के रक्त में ये दोनों एंटीजेन या ऑग्लूटिनोजेन रह सकते हैं, दोनों नहीं रह सकते हैं, एक रह सकता है। तीन कंडीशन। ऑग्लूटिनोजेन ए और बी दो प्रकार के हुए जो लाल रक्त कणिका की सतह पर पाए जा रहे हैं, और प्लाज्मा में दो प्रकार के ऑग्लूटिनिन पाए जाते हैं जिसको उन्होंने अल्फा ऐसे और बीटा से डिनोट किया, बीटा से, अल्फा बीटा। ये ऑग्लूटिनिन है, दो तरह के एंटीबॉडी। तो देखा कि किसी के रक्त में ऑग्लूटिनोजेन ए रह सकता है, किसी में बी रह सकता है लाल रक्त कणिका पर, किसी में ए और बी दोनों रह सकते हैं, और किसी में दोनों नहीं रह सकते हैं। चार कंडीशन। ये ध्यान देना, असली समझने की बात यही है। 4 लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कार्ल लैंडस्टीनर ने जब रक्त का परीक्षण करना शुरू किया, देखा कि लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर दो प्रकार के ऑग्लूटिनोजेन, जिसका नाम एंटीजेन, आसान नाम है, एंटीजेन है, जो दो प्रकार का ए और बी है, तथा प्लाज्मा में दो प्रकार के ऑग्लूटिनिन या एंटीबॉडी हैं, ये भी अल्फा और बीटा दो प्रकार के हैं। किसी के रक्त में ऑग्लूटिनोजेन ए, ऑग्लूटिनोजेन बी, किसी में दोनों और किसी में कोई भी नहीं। तो चार कंडीशन हुई। इस प्रकार इसी आधार पर, किसके आधार पर? एंटीजेन और एंटीबॉडी, इन दोनों के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में मानव रक्त को 4 समूह में बांट दिया।
अब एक चीज़ उन्होंने यहाँ बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या बताया? जिस व्यक्ति के रक्त में एंटीजन ए और ग्लूकोजन ए है, उसके रक्त में अल्फा एंटीबॉडी नहीं रहेगा, बीटा रहेगा एक साथ। और जिसके रक्त के लाल रक्तकणिका पर ग्लूकोजन या एंटीजन बी है, उसके प्लाज्मा में अल्फा एक साथ रहेगा। इस एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति और अनुपस्थिति, हमने बताया किसी में अनुपस्थित भी है, के आधार पर कार्ल एंड स्टीनर ने मानव रक्त को 4 समूहों में बांट दिया, जिन्हें ब्लड ग्रुप कहते हैं। 4 तरह के, और उसको एबीओ सिस्टम भी नाम उन्होंने दिया। अब 4 रक्त समूह को देखो, एक चार्ट में यहाँ बना दे रहा हूँ, उससे बड़ा समझ में आएगा। हमने जो बात यहाँ कार्ल एंड स्टीनर ने जो बताया था, तो क्या बताया, अब उसी को एक चार्ट को थोड़ा समझेंगे तो बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये है ब्लड ग्रुप। क्या हो गया? ब्लड ग्रुप, रक्त समूह हुआ ना। अब 2 चीज हमने बताया, ये है हिंदी में लिख देते हैं ए ग्लूटिनोजेन, इसको एंटीजन लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं लिखेंगे, या एंटीजन यहाँ लिख देते हैं। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी समझ रहे हो, रेड ब्लड कॉर्पसल। एग्लूटिनिन इन प्लाज्मा, या एंटीबॉडी प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा में, हमेशा इसका ध्यान रखना, प्लाज्मा पाए जाते हैं। इस आधार पर 4 रक्त समूह हो गए, ए बी और ओ। ये ओ है, ओ, इसलिए 3 अक्षर हैं, इसको उन्होंने नाम दिया एबीओ सिस्टम। एबीओ तंत्र है। मानव रक्त को एंटीजन और एंटीबॉडी, छोटा नाम है, अग्लूटिनोजेन और अग्लूटिनिन के उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर 4 समूहों में बांटने को ही ब्लड ग्रुप रक्त समूह कहते हैं, और इसको एबीओ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। 3 अक्षर है, ए बी ओ, इसलिए इसको नाम दिया गया एबीओ तंत्र, एबीओ रक्त तंत्र। अच्छा, अब ए है जो ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन भी ए है, बी है तो बी एंटीजन है, ए बी है तो एंटीजन ए एंड बी है, और इसमें नन माने कोई नहीं, नन माने कोई नहीं यहाँ लिखेंगे, कोई नहीं, एंटीजन रहेगा ही नहीं, यही बात है। अब देखो, इसका उल्टा, ब्लड ग्रुप ए है तो बीटा एंटीबॉडी बीटा, ब्लड ग्रुप बी है तो अल्फा एंटीबॉडी अल्फा, इसे लिख देते हैं अल्फा। कोई नहीं, एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई नहीं, एंटीबॉडी नहीं होगा। और ओ ग्रुप में अल्फा एवं बीटा दोनों उपस्थित, यही चाहिए जानना है। अब हमने क्या बताया? हमने बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, यहाँ उपस्थित है एंटीजन एंटीबॉडी उपस्थित है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ एंटीजन अनुपस्थित है, यहाँ एंटीबॉडी अनुपस्थित है। इसका मतलब उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में मानव रक्त को 4 समूह में बांट दिया, जिसे रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ कहते हैं। रक्त समूह ए में एंटीजन ए होगा और ग्लूकोजन ए होगा, और उसके प्लाज्मा में लाल रक्तकणिका की सतह होगा आरबीसी पर, ये प्लाज्मा में होगा, और उसके प्लाज्मा में जिसका ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में क्या होगा? बीटा होगा एंटीबॉडी,
या ऑग्लूटिनिन, और जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन तो बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, अल्फा होगा प्लाज्मा में। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन रहेंगे, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ना अल्फा होगा न बीटा होगा, एंटीबॉडी रहेगा ही नहीं। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके में एंटीजन कोई भी नहीं होगा, न ए होगा न बी होगा, एंटीबॉडी दोनों होंगे, अल्फा और बीटा। 4 कंडीशन में 5वां कोई कंडीशन नहीं बन रही है। यही चीज उन्होंने देखा। अब उन्होंने देखा कि अगर ब्लड ग्रुप ए का रक्त जितना ब्लड है वो अपने ग्रुप को तो देगा, रक्त देने की बात आती है, अभी आगे बता रहे हैं, देने की बात आती है, तो अपने ग्रुप को सब ग्रुप देगा, लेकिन दूसरे का भी कुछ ब्लड लेगा, ऐसी बात हम बताएंगे। कुछ ब्लड ग्रुप है जो सभी ग्रुपों को देंगे, लेकिन लेंगे केवल अपने ग्रुप का, जैसे ओ वाला ग्रुप आगे बताएंगे कि अपने सबको दे देगा, लेकिन लेगा केवल ओ ग्रुप का। इस तरह से मानव अगर एक साथ ए एंटीजन के साथ अल्फा एंटीबॉडी अगर आएगा तो खून जम जाएगा, बी एंटीजन के साथ बीटा अगर एंटीबॉडी आ जाएगा खून जम जाएगा। देखो बी के साथ बीटा हमने नहीं लिखा, बी के साथ अल्फा रहेगा, खून नहीं जमेगा। यही कंडीशन रहती है, ये स्थिति रहती है हमेशा ब्लड में, ए के साथ अल्फा और बी के साथ बीटा एंटीबॉडी कभी भी नहीं रहेंगे, नहीं तो रक्त का थक्का जम जाएगा। यही बात 1901 के पहले किसी को जानकारी नहीं थी। इसलिए अगर किसी को रक्त दिया जा रहा है, संजोग से उसकी रक्त कणिकाएं जम गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तुरंत निश्चित है। तो तरह तरह की बातें जब नहीं हमको जानकारी है तो हम कुछ ईश्वर पर विश्वास करें, भगवान पर भरोसे, भाई ऐसा ईश्वर ने किया, ऐसा हो गया। लेकिन जब विज्ञान विकसित हुआ तो उसकी जानकारी जब हमको मिली तो इस तरह से ब्लड ग्रुप की जानकारी मिली। इसी के आधार पर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, रक्त संचारण ब्लड ग्रुप की जानकारी करने पर। अगर रक्त समूह की जानकारी नहीं है तो रक्त संचारण संभव नहीं है। आगे चल करके ये 1901 में घटना है, देख लो, ये 4 समूह बढ़ गया। आगे चल करके एक वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के साथ और मिल गए। उनका नाम था वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ये तो थे ही, ये तो प्रमुख वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज किया। और दूसरे वीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, वीनर WEIN या वीनर वैज्ञानिक थे। यह कार्ल लैंडस्टीनर STEINER कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने RH फैक्टर की खोज किया। RH फैक्टर इसको कहते हैं रीसस कारक। क्या चीज है ये? RH फैक्टर 1940 ईस्वी में, माने 39 साल बाद 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। उनके साथ वीनर नाम के वैज्ञानिक मिल गए तो उन्होंने रीसस कारक की खोज किया। रीसस माने क्या है? उन्होंने एक अन्य एंटीजन, एक ग्लूटिनोजेन मनुष्य के लाल कणिका में पाया, एक दूसरे तरह का एंटीजन पाया जो उसका कोई एंटीबॉडी नहीं था, माने प्लाज्मा में उसका कोई एंटीबॉडी नहीं था। इस बात को ध्यान रखना है। एंटीजन एक दूसरा पाया मनुष्य के लाल कणिका पर, ठीक उसी प्रकार का एंटीजन रीसस नाम के बंदर में पाया गया। रीसस REHE रीसस बंदर में एंटीजन पाया गया। एंटीजन जो अधिकांश मानव के रक्त में पाया जाता है। रीसस बंदर में एक एंटीजन पाया गया जो बहुत से मनुष्यों में एक अलग तरह का एंटीजन पाया गया जिसका कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं था। एंटीजन कहाँ है? RBC पर, लाल कणिका पर। एंटीबॉडी कहाँ है? प्लाज्मा में। तो अब ए एंटीजन है तो बीटा एंटीबॉडी है, बी एंटीजन है तो अल्फा एंटीबॉडी है। लेकिन ये जो एंटीजन पाया गया अधिकांश मनुष्यों में, लगभग भारत में 85% लोगों के ब्लड में पाया गया, तो देखा गया कि उसका कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में उसके नहीं है। एंटीजन तो चूंकि
रीसस जाति का एक बंदर है, एक बंदर की जाति है रीसस, उस बंदर का भी एंटीजन वही था जो अधिकांश मनुष्यों में पाया गया। जिस व्यक्ति में ये रीसस बंदर जैसा एंटीजन पाया गया उसको कहा गया RH पॉजिटिव, उसको कहा गया RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया गया उसको कहा गया RH निगेटिव। इस तरह से दो तरह का ब्लड ग्रुप अभी यहाँ आ गया। वो 4 ब्लड ग्रुप हुआ ना, यहाँ पर 2 प्रकार का ब्लड हुआ, एक हुआ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और एक हुआ निगेटिव ब्लड ग्रुप। देखोगे जब ब्लड टेस्ट कराओगे A पॉजिटिव A निगेटिव, O पॉजिटिव O निगेटिव, यही समझने वाली बात है। ये रीसस बंदर 1940 के बाद हुआ, उसके पहले कोई पॉजिटिव निगेटिव बात नहीं थी। ब्लड का ग्रुप मालूम हो गया A B और वो 4 ग्रुप बन गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये बात नहीं थी। वहाँ भी अब थोड़ी कमी थी, ये इस बात माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव का ब्लड एक दूसरे को दिया नहीं जा सकता, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर थक्का जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये बहुत खतरनाक पोजीशन हो जाती है। अगर पुरुष RH पॉजिटिव है, महिला RH निगेटिव है, दोनों की शादी हुई, तो उससे जो उत्पन्न होगा दूसरा बच्चा वो गर्भ में ही मर जाएगा, माँ के गर्भ में ही वो मर जाएगा, निश्चित है। इरिथ्रोब्लास्टिस फोइटेसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, फोइटेलिसिस, फोइटस होता है भ्रूण, फोइटस फिटस। इरिथ्रोब्लास्ट माने लाल रक्त का चिपक करके पिंड बना लेंगे बच्चे के शरीर में। तो RH पॉजिटिव RH निगेटिव। आजकल शादी विवाह में जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है तो ब्लड ग्रुप की तो जानकारी ली जाती है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में कुंडली मिलाने की बात आती है, वैसे निश्चित रूप से ब्लड ग्रुप मिलाना चाहिए, और ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव निगेटिव अवश्य ही मिलाना चाहिए टेस्ट करा करके, ताकि आगे भविष्य में संतान में कोई उसकी मृत्यु की संभावना न रहे। थोड़ा पॉजिटिव निगेटिव से ये 2 तरह का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। RH पॉजिटिव क्या होगा? जिस व्यक्ति के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं पर रीसस बंदर के एंटीजन के समान एंटीजन पाया जाएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और 15-20% लोगों में नहीं भी पाया जाता है वो एंटीजन, उनको कहते हैं RH निगेटिव। ये बात 2 बात हो गई। अब आओ यहाँ थोड़ा हम बताएं ये पॉजिटिव और निगेटिव की बात। RH फैक्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, RH फैक्टर जानना चाहिए। अब आइए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त संचारण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शब्द है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त संचारण। जब किसी व्यक्ति के शरीर से ज़्यादा खून निकल जाए या किसी का ऑपरेशन हो, सर्जिकल ऑपरेशन हो, शल्य क्रिया हो रही हो, चीरफाड़ हो रहा हो, तो उसमें खून की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉस ऑफ 40% ऑफ ब्लड, अगर 40% खून शरीर से निकल जाए तो आदमी मर सकता है। ऐसा नहीं खून आप 100 ml 200 ml 300 ml आपने दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अच्छी बात है, उसको देना चाहिए। अभी थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो ज़्यादा खून निकल जाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, रक्त संचारण। माने एक व्यक्ति का या तो ब्लड बैंक में जमा हो, जहाँ जैसे रुपए का बैंक हो वैसे ब्लड का भी बैंक है, तो ब्लड बैंक में इसको जमा किया जाता है और वहाँ से ले लिया जाए, या सीधे मैन टू मैन एक आदमी को सुला दिया गया, ब्लड ग्रुप मिला करके RH फैक्टर मिला करके पॉजिटिव निगेटिव देख करके, और दूसरा व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा है तो मैन टू मैन भी ट्रांसफ्यूजन होता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो 2 तरह से ट्रांसफ्यूजन होगा, एक तो ब्लड जमा है बोतल से ब्लड लिया गया, और या व्यक्ति को सुला देगा उससे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया गया, उसका ऑपरेशन भी चल रहा है, इसका ब्लड जा रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति है रोक करके उसका 2-3 व्यक्तियों का अगर ज़्यादा खून की जरूरत पड़ती है तो मैन टू मैन भी ट्रांसफ्यूजन होता है। तो एक व्यक्ति से के ब्लड को दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने की क्रिया को हम रक्त संचारण कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय देखा क्या जाता है, जो दाता है देने वाला, जैसे एक व्यक्ति पेशेंट है उसको खून की जरूरत है, मैं रक्त देने वाला हूँ तो मैं दाता हो गया, डोनर, और जो लेगा वो रिसिपिएंट कहलाएगा, ग्राही। तो जो डोनर होगा उसकी लाल रक्त कणिका के एंटीजन को देखा जाएगा, और जो ग्राही होगा उसके प्लाज्मा के एंटीबॉडी को देखा जाएगा। बस यही 2 चीज़ ध्यान में रखना है, जो देने वाला है दाता जो है डोनर,
उसका क्या लाल रक्त रेणुका में एंटीजन किस तरह का है, कौन सा है, ये मिलाया जाएगा। और जो ग्राही है, रिसिपिएंट है, उसके प्लाज्मा की कंडीशन क्या है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी है या एग्लूटिनिन है, तो उस आधार पर हम चार्ट इसका बना दे रहे हैं। देखिए इसका चार्ट एक सुंदर सा बना रहे हैं यहाँ पर। इसको एकदम चार्ट माध्यम खूब सुंदर याद हो जाएगा, बहुत सुंदर तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। इससे इस चार्ट से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ये हुआ दाता, दाता मतलब डोनर। ये हुआ ग्राही, ग्राही कहते हैं रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ग्राही, ग्राही दाता। अब देखो क्या देखा जाएगा, ग्राही दाता में क्या देखा जाएगा। यहां पर इसमें इसका देखा जाएगा एंटीजन। अब एक ग्रुप है ब्लड ग्रुप, यहां लिख देंगे कौन कौन ग्रुप है, 4 ग्रुप होगा ना। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, वही चारों जो ग्रुप है इसी को 4 से समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी से। ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ओ ये ओ हो गया, ओ ये ए बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। इसे ए बी और ओ 4 हुआ ना। अच्छा अब ये हुआ, ये भी तो वही हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी कर देंगे। हाँ 1 2 3 और 4। अब यहाँ देखेंगे ब्लड ग्रुप छोटा हम लिखते, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप जी लिख रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब ये क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी सबका एंटीबॉडी देखेंगे। ध्यान रखना, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। जो देखना तुमको है कि इसका एंटीजन देखेंगे, इसका एंटीजन ए होगा, इसमें एंटीजन बी होगा, एंटीजन ए और बी, ए एंड बी दोनों होगा नॉन एंटीजन। ध्यान दो, यानी नॉन एंटीजन, ध्यान दो कोई नहीं, एंटीजन अनुपस्थित, एंटीजन अनुपस्थित। तो हमने चार्ट में बताया उसी बात को, एंटीजन। अब कहोगे एंटीबॉडी, इसका नहीं, एंटीबॉडी नहीं देखेंगे, ये दाता ना है, दाता का एंटीजन देखेंगे। एंटीबॉडी अभी हम देखोगे, यही तो चीज समझने वाली बात है, इसको समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एंटीबॉडी ए है, इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, बीटा। एंटीबॉडी इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी अल्फा, अल्फा। इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, नॉन एंटीबॉडी, नॉन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, जानो एंटीबॉडी कोई ना। और ओ में एंटीबॉडी ए एंड अल्फा एंड बीटा। ध्यान दो, वो जो चार्ट बताया पहला वाला उसी में तो है। इसका एंटीबॉडी, इसका एंटीजन, इसका एंटीबॉडी, इसका किसका, जो ग्रहण कर रहा है, जो ले रहा है खून, जिसका शल्य चिकित्सा हुआ है, चाहे खून निकल गया शरीर का, उसको खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तो उसका एंटीबॉडी देखा जाएगा, प्लाज्मा की कंडीशन। और जो देगा उसका एंटीजन। बात दो चीज हमेशा मस्तिष्क में रहेगा तो समझ में बात क्लियर रहेगी। अब देखो हमें क्या बताया, ए एंटीजन के साथ अल्फा एंटीबॉडी कभी नहीं रहेगा, बी एंटीजन के साथ बीटा एंटीबॉडी कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं। ए के साथ बीटा, बी के साथ अल्फा। अब देखो, अब दिया जा रहा है, ये दे रहा है, जिसको देगा उसको सही कर देंगे। देखिए ए एंटीजन है, इसे बीटा एंटीबॉडी इसको देगा, तो अपने ग्रुप को दे देगा, अपने ग्रुप को देने को। बी है, यहाँ अल्फा रहेगा, अल्फा इसके साथ नहीं जाएगा, इसको नहीं देगा। इसमें
है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं तो उसको दे देगा, कहें जमेगा नहीं। जब एंटीबॉडी रहेगा तब ना क्रिया होगी। ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा कभी नहीं रहेगा, तो खून जमने का प्रश्न नहीं है, इसको देगा। इसमें दोनों है इसलिए इसको नहीं देगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों रहेगी तब तो देने का सवाल ही नहीं है, ये कैसे देगा, वो तो उसका खून जम जाएगा। अब बी ब्लड ग्रुप है, इसमें बीटा एंटीजन नहीं रहना, एंटीबॉडी नहीं रहेगा, इसमें रहेगा अल्फा रहेगा, इसमें कोई नहीं है तो इसको देगा, इसको तो देगा ही नहीं क्योंकि इसमें दोनों हैं। अब देखो ए बी ग्रुप है, एंटीजन ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, तो बी के साथ बीटा नहीं रहना चाहिए, इसको नहीं देगा क्योंकि ए और बी दोनों थक्का जम जाएगा। इसके साथ अल्फा है, ए के साथ अल्फा नहीं आना चाहिए, इसको नहीं देगा क्योंकि खून जम जाएगा। हाँ इसको देगा क्योंकि कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए इसको देगा, इसको देगा ही नहीं क्योंकि दोनों एंटीजन दोनों एंटीबॉडी दोनों थक्का जम जाएगा। ये एंटीजन है ही नहीं, जब एंटीजन नहीं है तो इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। देख लो यहाँ बात समझने की बात है। अब देखो देने वाला ये सबको दे रहा है, चारों को। ओ ग्रुप पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ओ वाले अपने ग्रुप को देगा। ओ वाले की विशेषता क्या है, ब्लड ग्रुप को कोई भी एंटीजन नहीं है इसलिए सबको रक्त दे रहा है, इसलिए हो गया सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। अब यहाँ देखो लेने वाला चारों सही है, ये देने वाला चारों सही है, ये लेने वाला चारों सही है। ए बी ग्रुप असली खून चुसवा ग्रुप है, सबका खून ले लेगा, देगा नहीं किसी को। देने की बात देखो, ए बी ग्रुप वाला देखो, इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, अपने ग्रुप को खाली देगा। तीन जगह नहीं है, तो देने में ये दे नहीं रहा है और लेने में सबका ले रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही, ये ग्राही, यह क्या लिखा हमने, ग्राही, सर्व माने सबका लेगा, सबका ले रहा है। क्यों अब प्रश्न यहाँ है कि वाई ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, रक्त समूह ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, यही चीज लिखना होगा। रक्त समूह ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि देने वाला इधर से जा रहा है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। अब तुम कहोगे कि अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडी हैं इसलिए दे रहा है, गलत हो जाएगा ना, देने वाला का हाई देखेंगे। अब तुम ये तो सही कर रहे हो कि इसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं है, ए और बी, इसलिए देता है नहीं, लेता इसलिए है, लेता भले है लेकिन देने वाले का, हम लेने वाले की बात नहीं, देने वाले का हम हमेशा एंटीजन की बात करेंगे और लेने वाले का हमेशा एंटीबॉडी की बात करेंगे। लेने वाला एंटीबॉडी देखते हैं और देने वाला का एंटीजन देखते हैं, यही चीज मस्तिष्क में रहेगी तो ब्लड ग्रुप में कभी भूल की संभावना नहीं रहेगी। तो इसको सर्वदाता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके रक्त में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए सबको दे देता है, खून का छक्का नहीं जमेगा। ए बी ब्लड ग्रुप को क्यों सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नन एंटीबॉडी, यहाँ नन एंटीजन, यहाँ नन एंटीबॉडी। नहीं होना, एंटीजन नहीं होना सबको देगा, एंटीबॉडी नहीं होना सबका लेगा, क्योंकि एंटीबॉडी जब नहीं रहेगी तो किसी ग्रुप का देते रहिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया से ही खून जमता है। ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा कभी नहीं होगा, नहीं तो रक्त का थक्का जमेगा, इसलिए ये सर्वग्राही हुआ क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब अगर कहते हो इसमें दोनों एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बेबी में एंटीजन ए एंड बी है इसलिए सबका लेता है, गलत, नहीं ऐसा नहीं होगा। देने के लिए ए और बी देखेंगे, ये किसी को अपने ग्रुप को छोड़कर नहीं देता है क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीजन है। एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या चीज, एंटीजन वह बाह्य हानिकारक प्रभाव है, हानिकारक प्रोटीन है जो एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है। एंटीबॉडी वह सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो एंटीजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है, एंटीजन के प्रभाव से उत्पन्न होने लगेगी एंटीबॉडी। जैसे एंटीजन कोई हानिकारक जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश किया, जैसे आजकल कोविड-19 ये चल रहा है वायरस, इसके प्रभाव से ब्लड में एंटीबॉडी उत्पन्न होगा, सुरक्षात्मक प्रोटीन बनेगी जो उस एंटीजन, बाहर से कोई भी प्रभाव आता है तो उसको एंटीजन हम कहते हैं, तो उसको नष्ट कर देगी, तो उसको एंटीबॉडी सुरक्षात्मक प्रोटीन होगी। इस तरह से ब्लड ग्रुप देने की प्रक्रिया हो गई। ए ब्लड ग्रुप ए को देगा, ए बी को देगा, बी ब्लड ग्रुप बी को देगा, अपने ग्रुप को तो सब देंगे, ए बी को देगा, ए बी ब्लड ग्रुप केवल अपने ग्रुप को देगा और किसी को नहीं देगा, ओ ब्लड ग्रुप सबको देगा। अब लेने की बात आती है, ए ब्लड ग्रुप लेगा तो अपने ब्लड का ही लेगा,
ए ब्लड ग्रुप और ओ का लेगा। देखो लेने वाला है ए का कॉलम है, लेने वाला है ए का कॉलम है ना। ए लेगा किसका, ए वाला है, ए ग्रुप है 4 लेगा किसका, ए का लेगा और ओ का लेगा। बी किसका लेगा, बी का लेगा और ओ का लेगा। ये बी का ले रहा है, ओ का ले रहा है। ए बी किसका लेगा, ए बी किसका लेगा, सभी का लेगा। ए का भी लेगा, बी का भी लेगा, ए बी का लेगा, ओ का लेगा। ओ किसका लेगा, किसी का नहीं लेगा सिवा अपने ग्रुप के। ओ ब्लड ग्रुप की विशेषता है कि केवल अपने ग्रुप का ही ब्लड ले सकता है और किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं ले सकता है। इस तरह से सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त ग्रुप की से लाभ क्या हुआ भाई। देखो रक्त ग्रुप की पहचान से आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है। दूसरा है ब्लड ग्रुप के द्वारा माता पिता की पहचान, संतान का मिलाप किया जाता है। कभी कभी न्यायालय वगैरह में मुकदमा चला जाता है तो ब्लड ग्रुप के आधार पर ही इनका लड़का है कि नहीं, इनकी बच्ची है कि नहीं है, माता पिता का ब्लड ग्रुप उसे मिला करके उससे पहचान। रक्त संबंधी ARH फैक्टर वगैरह से रक्त संबंधी अनेक बीमारियों का निदान भी किया जाता है ब्लड ग्रुप से। ये सब ब्लड ग्रुप से बड़ा लाभ है आवश्यकता पड़ने पर। अच्छा, ब्लड ग्रुप हुआ, RH फैक्टर हुआ, रक्त का संचरण हो गया। अगर हम एक छोटा सा तीर से देखें तो ओ ब्लड ग्रुप यहाँ है, यहाँ ए है, यहाँ AB है, फिर ब्लड ग्रुप यहाँ B है और यहाँ AB है। इस तरह से अगर हम देखें और ओ ब्लड ग्रुप AB है। अगर एक चार्ट देखो तो इससे बहुत आसानी से समझ सकते हो। बहुत सिंपल तरीका एक हम बता रहे हैं। रक्त संचार में देख लो, ओ ब्लड ग्रुप ए को भी देगा, ओ ब्लड ग्रुप बी को भी देगा, ओ ब्लड ग्रुप AB को भी देगा। देख रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, AB को भी दे रहा है ना। अच्छा, ए दे रहा है, AB को, बी दे रहा है AB को, ओ दे रहा है AB को, ए भी दे रहा है AB को, बी भी दे रहा है AB को। ऐसे आप समझ सकते हो छोटा सा सर्किल से कि ओ सर्वदाता हो गया, AB सबका ले ही रहा है, चारों तरफ से लेने की बात आ रही, सर्वग्राही हो गया। इस तरह से हम संक्षेप में इसको भी जान सकते हैं। अब रक्त ब्लड बैंकों में जमा है, रक्त के कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप। रक्तदान देते हैं रक्तदाता। रक्तदान देने की प्रक्रिया, रक्तदान के संबंध में गलत धारणा, रक्तदान के संबंध में गलत धारणा, इस बात को थोड़ा समझिए। मिसअंडरस्टैंडिंग है जी, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्लड डोनेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन अबाउट ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेट करते हैं हम, बहुत लोग सुना होगा, कहते हैं अरे भाई रक्त दे देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी। कतई नहीं, ऐसी बात बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि रक्त लाल रक्त कणिकाएं सबसे ज़्यादा हैं, 45 लाख से 50 लाख 100 ml रक्त में है। कई लाख 30 40 लाख जो है रोज बनती है, नष्ट होती है, नष्ट भी होती रहती है। 40 लाख 50 लाख अधिक संख्या में नष्ट हो गई, लेकिन उसका 4 गुना 5 गुना बनती है। ध्यान रखिए, अगर आप ब्लड देते हो एक ही दिन में इतनी तेजी से रक्त का निर्माण होगा जिससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए रक्त देने के संबंध में अगर कोई कहता है कि आप कमजोर हो जाओगे, नहीं, अगर आप रक्त देते हो तो आपको बहुत लाभ है। लाभ क्या है भाई? व्यक्ति रक्त देने से हमेशा नौजवान बना रहेगा, युवा अवस्था उसकी बनी रहेगी, उसके शरीर में रक्त का संचरण इतना तेज, रक्त का निर्माण इतना तेज होने लगेगा, उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नहीं, रक्त कणिकाएं बहुत तेज बनती है ना। दूसरी है कैंसर संबंधी, कैंसर जैसी बीमारियां नष्ट हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, रक्त का संचरण करना चाहिए जीवन में, जब तक व्यक्ति है देने लायक रक्त। क्योंकि एक एज के बाद हम चाह के भी किसी को ब्लड नहीं दे सकते। इस उम्र में 60 के बाद कोई ब्लड लेना ही नहीं चाहेगा। उसके पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, RH फैक्टर, ब्लड में और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी जानकारी करके रक्त का, इसलिए आप दीजिए। रक्त देना एक जान बचाना है और हम लोगों का कार्य है। मानव शरीर मिलने का एक बहुत बड़ा कार्य है कि हम अगर किसी का जीवन बचा सकें। जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित, दूसरे का हित करना, और रक्त देना दूसरे का हित करना है। अगर निस्वार्थ भाव से अगर हम ब्लड डोनेट करें तो हम स्वस्थ रहेंगे,
एक किसी का जीवन भी बचा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है रक्तदान महादान, सबसे बड़ा दान है रक्त, खून का दान करना। अपना खून का दान कीजिए और रक्तदान के संबंध में कभी भी भूल मत कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, उसकी मिसकंसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि रक्त देने से कोई व्यक्ति कमजोर है। रक्त देने से और मजबूत होता है, उसके शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ खत्म हो जाती हैं, उसके कोलेस्ट्रॉल का स्तर, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है जी। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो आदमी का हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर नॉर्मल रहेगा अगर समय समय पर ब्लड डोनेट किया जाए। इसलिए अगर हम देते हैं तो हमें उसका कई गुना मिलता है, प्रकृति हमको देती रहती है, इसलिए ब्लड डोनेशन करना ही करना चाहिए। और रक्तदान सेवा और इस प्रकार रक्त समूह से भी बहुत लाभ है, आर फैक्टर से तमाम लाभ है। इस प्रकार रक्त समूह हुआ। इसमें परिभाषा छोटी सी पढ़नी है आपको, हीमोलाइसिस परिभाषा पूछी जाएगी। हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस यह एक प्रकार का रक्त दोष है, या रक्त दोष है, ब्लड में डिफेक्ट है, जिससे लाल रक्त कणों से हीमोग्लोबिन बाहर निकलने लगता है। हीम शब्द है, हीमोग्लोबिन तो बाहर निकलने लगता है। उस क्रिया को हम कहते हैं हीमोलाइसिस, जो खून का एक दोष बताया जाता है। तो बस यही एक लाइन की परिभाषा है, हीमोग्लोबिन का लाल रक्त कणों से बाहर निकलने की क्रिया को हीमोलाइसिस के परिभाषा को याद कर लोगे। अब संक्षेप में बता दें, रक्त का जमना, इसके बाद पढ़ना, रक्त का जमना, दो अंग्रेजी में शब्द लिखते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कह सकते हो, या क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉट में थक्का। देखो हमें पता था रक्त कणिकाओं में थ्रोम्बोसाइट, हम लोगों में प्लेटलेट्स है, तो में थ्रोम्बोसाइट, उसका नाम ध्यान रखोगे, नाम उसका बदल जाता है। मनुष्य में उसको कहते हैं प्लेटलेट्स और उसी को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो रक्त कैसे जमता है? अगर किसी स्थान पर चोट लग गई तो चोट लगने क्या क्या चीज़ है जो रक्त जमने में हमने बताया था, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये प्लाज्मा की प्रोटीन है, कैल्शियम आयन जो प्लाज्मा में पाया जाता है। जब चोट लगती है किसी अंग पर तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स के टूटने से, रक्त बिंबाणु के टूटने से, प्लेटलेट्स, हम लोगों में प्लेटलेट्स है भाई, प्लेटलेट्स के टूटने से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकला। प्रोथ्रोम्बो, अब एक लाइन अधिक हम जोड़ दे रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन डायरेक्ट दिया है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ निकलता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जो तुरंत कैल्शियम यह निकलता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ निकलता है, पदार्थ निकलता है जो कैल्शियम आयन, आयन में दो पॉजिटिव चार्ज होगा, कैल्शियम आयन, इसको पढ़ेंगे, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका एक नाम है, एक इंजाइम है जी, ये इंजाइम है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, ये इंजाइम होता है ना, थ्रोम्बोकाइनेज नामक इंजाइम। तो हम सीधे से निकलते हैं जब थ्रोम्बोसाइट टूटती है या प्लेटलेट्स टूटते हैं, मनुष्य में प्लेटलेट्स नाम है, टूटने से क्या निकलता है, थ्रोम्बोकाइनेज एक इंजाइम निकलता है, पहला काम। यह थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा में एक निष्क्रिय प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। या थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्ट या थ्रोम्बोकाइनेज दोनों नाम है, ध्यान में रखोगे, इसलिए हमने दोनों नाम लिख दिया। थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा की निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को तुरंत बदल देता है सक्रिय थ्रोम्बिन में। 3 लाइन में बताएंगे, ये याद कर लो, थ्रोम्बिन ये सक्रिय है, ये निष्क्रिय है। अब कहोगे निष्क्रिय क्यों हो गई? हमने बताया था हिपैरिन या एंटी प्रोथ्रोम्बिन हम लोग के ब्लड में है, हिपैरिन, जो WBC की बेसोफिल है, अभी बता रहा था इसके पहले, बेसोफिल से WBC की बेसोफिल टाइप एक है ग्रेनुलोसाइड, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल की तरह बताए थे। बेसोफिल हिपैरिन बनाती एंटी प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय बनाए रखती है प्लाज्मा में।
प्लाज्मा की प्रोटीन है, ब्लड को निष्क्रिय बनाए रखती है, इसको निष्क्रिय रहेगी। जैसे ही सक्रिय होगी तो थ्रोम्बिन बदल जाएगी। जैसे ही थ्रोम्बिन सक्रिय होती है, यह थ्रोम्बिन सक्रिय प्रोटीन थ्रोम्बिन प्लाज्मा की दूसरी प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देती है। फाइब्रिन, देखो फाइब्रिन शब्द है, फाइबर माने रेशा होता है ना, तंतुवत रचना, अघुलनशील तंतुवत रचना में बदल देते। फाइब्रिन, फाइबर, रेशा फाइब्रिन। उसी में रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं घाव वाले स्थान पर जहाँ चोट लगी होती है, और यह फाइब्रिन प्लस थ्रोम्बोसाइट टूट गई है, RBCWC रक्त कणिका यहाँ लिख देते हैं। और रक्त कणिकाओं में दो ही तो बचती है, RBC एंड WBC। ये उलझ जाती हैं रक्त कणिकाएं और रक्त थक्का जम जाता है। और रक्त थक्का मतलब का ब्लड क्लॉट, रक्त प्रवाहित हो रहा है और रक्त का अपना प्रवाह खो करके अर्ध ठोस जेली नुमा रचना में बदलने की क्रिया को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं। जब रक्त अर्ध जेली नुमा पदार्थ में बदल करके अपना प्रवाह खो देता है, अपना प्रवाह रोक देता है, तो उसे हम कहते हैं रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। एक बार फिर बता देते हैं संक्षेप में। जब किसी स्थान पर चोट लगती है, चोट लगने से थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स के टूटने से थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम निकलता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, हमेशा कैल्शियम आयन का नाम लेंगे, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में यह थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा की निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। यह जैसे ही थ्रोम्बिन में बदलता है प्रोथ्रोम्बिन, यह सक्रिय थ्रोम्बिन प्लाज्मा की दूसरी प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन, एक तंतुवत रचना, अघुलनशील रचना बदल देती है। चोट वाले स्थान पर यह फाइब्रिन जाल जैसी रचना बना लेती है, जिसमें रक्त कणिकाएं उलझकर रक्त का थक्का जमा लेती हैं। रक्त थक्का जमता है तो कभी देखोगे उसके ऊपर रक्त थक्का में अपना खून तो जमा हो, देखोगे नहीं, बकरे वगैरह जो काटते हैं तो खून जम जाता है, कभी देखो उसके ऊपर हल्का हल्का तरल पदार्थ दिखाई देता है, इसे सीरम कहते हैं। सीरम, SERUM, प्रोटीन रहित प्लाज्मा को ही सीरम कहते हैं। प्रोटीन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन जम गए, कौन प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन प्लाज्मा की जम गई ना। तो जब प्लाज्मा की प्रोटीन जम गई तो उसके ऊपर जो द्रव बचा वही सीरम है। प्रोटीन रहित प्लाज्मा, प्लाज्मा में तो पानी 91 से 90 से लेकर 92% पानी है, तो ये प्रोटीन उसकी जम जाएगी, जितना प्लाज्मा बचेगा उसको सीरम कहेंगे। इस प्रकार रक्त जमने से लाभ है, अधिक रक्त बहने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये चोट वाले स्थान पर रक्त जम करके और रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे अधिक रक्तस्राव से किसी की मृत्यु न हो जाए, उससे बचाने के लिए रक्त का जमना बहुत ही जरूरी है। रक्त संबंधी तमाम चीज़ों से बचाने में, ये घाव को ठीक करने में, घाव भर जाती है रक्त जमने से। इस प्रकार रक्त का जमना मानव के लिए अभिलाभदायक है। इसका मानव के हृदय रक्त संचरण की क्रिया, इसका अंतिम हिस्सा पढ़ाएंगे आगे।